स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में और हमारी खास सेगमेंट क्लोजिंग कॉल्स पे नजर रहेगी। ऑफ कोर्स बाजार जो है लगभग सपाट है, लेकिन किस तरह यूएस मार्केट्स में जो है ट्रेड डील अनाउंसमेंट होती है उस पे जो है बाजार की नजर रहेगी। लेकिन चलिए हेडलाइंस पे भी फोकस करते हैं। कैनरा बैंक हेडलाइंस। बाजार में लगातार 7वें दिन कंसोलिडेशन, निफ्टी 25,470 के पास सपाट, तो बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 57,150 लेवल्स के पास। बैंकिंग और फाइनेंशियल से सपोर्ट। ग्लोबल बाजारों में मिले जुले संकेत, डाउ फ्यूचर्स 25 अंक नीचे, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में 60 अंकों की तेजी। यूरोपीय बाजारों की चाल भी मिली जुली। बेहतर बिजनेस अपडेट से कोटक महिंद्रा करीब 3% उछाल के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। बैंक का कुल डिपॉजिट करीब 15%, तो नेट एडवांसेस में 14% की ग्रोथ। ज्वेलरी सेगमेंट में उम्मीद से कमजोर बिजनेस अपडेट से टाइटन की चमक फीकी। 6% गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से कंज्यूमर सेंटिमेंट पर असर। एफएनओ को लेकर सेबी की रिपोर्ट से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर दबाव। बीएसई और सीडीएसएल में 2 से 6% कमजोरी। एंजल वन भी 4% नीचे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर नए नियमों के प्रस्ताव से एएमसी शेयरों में जोश। एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी 2% तक चढ़े। बांग्लादेश वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ से घरेलू टेक्सटाइल शेयरों में जोश। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 3% चढ़ा। बॉम्बे डाइंग और अरविंद फैशन में भी अच्छी खरीदारी। फार्मा शेयरों में भी आज मिला जुला एक्शन। अरबिंदो, लुपिन और डॉक्टर रेड्डीज 2 से 3% नीचे। डेविस लैब और नैटको फार्मा 1 से 1.5% मजबूत। एसएमई आईपीओ मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर कॉशियस की राय। 2 नए एसएमई आईपीओ स्मार्टन पावर और केमकार्ट इंडिया का आज दूसरा दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। आज से खुलेगा ग्लेन इंडस्ट्रीज का एसएमई आईपीओ। 92 to 97 रुपीस का प्राइस बैंड। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की आईपीओ पर अवॉइड की राय। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़े हैं। शरद, क्या कमांड है ओवर हिंदी? आप तो दिन ब दिन मतलब नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में। मैं क्लास 11-12 में हिंदी ड्रॉप कर दिया था लेकिन धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। अभिषेक सर ने बहुत ट्रेनिंग दी है 4 साल से मुझे। देखो क्या बोल रहे, बहुत ट्रेनिंग दी है। दैट्स ग्रेट एंड गुड कमांड। क्या हेडलाइंस पढ़ी है, वाह आपने। लेकिन चलिए क्लोजिंग कॉल की शुरुआत कर लेते हैं। और आने वाला 1.5 घंटा, वैसे तो बाजार में 7वें सेशन में कंसोलिडेशन है, लेकिन 18 आवर स्वदेश पर लगातार आपको कमाई के मौके भरपूर और सही और सटीक राय और एनालिसिस देने की हमारी कोशिश होती है। क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, 2:40 पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति ऑप्शन के चैंपियन में आपको बताएंगे। इसके साथ एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ एक कर जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे बाजार पर उनका नजरिया। 3 बजे मार्केट्स एट 3 जो भी एक्सचेंजेस पर न्यूज फ्लोज आए हैं वो सारे न्यूज फ्लोज आपके सामने रखेंगे। एक्सचेंजेस पे जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उनमें से छांट कर अच्छी खबरें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर, यानी कि जब बाजार बंद होने वाले होंगे महज 20 मिनट पहले कहां पर कमाई के मौके हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। और साथ ही क्यूज, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, इवेंट्स पर लगातार फोकस है। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर। दायरे में बाजार फंसा हुआ है, तो लगातार 7वां सेशन है जबकि कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 25,500 के इर्द गिर्द ही मंडराता हुआ निफ्टी 25,473 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज आप देख रहे हैं। वहीं निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं मजबूती है।
इस वक्त अगर कोई इंडिसेस परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी ही है। करीब 200 अंकों की तेजी, 57,100 के ऊपर ट्रेंड करता हुआ बैंक निफ्टी। सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे, टाइटन के स्टॉक प्राइस में 6% की कटौती इस वक्त देखने को मिली है। ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ जो कमजोर है, इनफैक्ट इनके बिजनेस अपडेट्स हमने आपके सामने रखे और बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको ये संकेत दिए थे कि टाइटन के स्टॉक प्राइस में आज डाउनसाइड एक्शन नजर आ सकता है। इस वक्त देखिए करीब 6% की गिरावट आप देख रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की रिपोर्ट से मार्केट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स जो हैं, बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, कैम्स, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में गिरावट है। करीब 6% की बिकवाली बीएसई लिमिटेड पर। आगे क्या करना चाहिए, विस्तार से एक्सपर्ट से पूछेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, फार्मा, ऑटो शेयर्स हैं जहां पर दबाव है, 1% से ज्यादा गिरते हुए ये तमाम सेक्टर्स। इस वक्त चुनिंदा प्लेयर्स कुछ हद तक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और दूसरा आईटी जो कि थोड़ा बहुत एक्शन दिखा रहे हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल कमजोर। जी बिल्कुल, बाजार जो है पूरे कंसोलिडेशन में है। 7 दिन से जो है यही लगातार हमें देखने मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, कुछ Q1 अपडेट्स भी आने लगे हैं। मानसी, इतने बोरिंग मार्केट में आप इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी लेके आए हैं, तो जरा बताएं कहाँ से है ये बिग बजर्स? बिल्कुल, बिग बजर्स की शुरुआत तो हमें इनफैक्ट कोटक बैंक से ही करनी चाहिए, जो हमने सुबह भी आपको बताया था इनफैक्ट कि बड़ा हीरो ऑफ द डे, और दूसरा टाइटन फिसड्डी ऑफ द डे। तो टाइटन वही है दोनों। सोचिए कैसा मार्केट है, हमने कितने 6 घंटे निकाल दिए रिपीट और उसी रेंज टेलीकास्ट में। और रेंज देखिए, मैं वही देख रहा था शरद, मैं ट्रेंड देख रहा था कि अच्छा पिछले 7 दिन का ट्रेंड क्या रहा है। मतलब आज तो और बुरी स्थिति है। 67 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। ओह, मतलब हम कुछ नहीं देख रहे हैं, ना तो हम 100 ग्लोबल भी क्यूज नहीं देख रहा। रहे हैं, ना तो हम ट्रंप को देख रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि ट्रंप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं, हाँ, और उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसका इंतजार है। ना कोई पैनिक है, ना कोई घबराहट है, ना तेजी है, ना मंदी है। निर्गुण भाव से बाजार में देखें क्या कारोबार हो रहा है। कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है मार्केट में। लेकिन चलिए, कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, डाउनसाइड हो चाहे अपसाइड, उसकी ही बात हम जैसे कर रहे थे। फिसड्डी है, टाइटन, इनके अपडेट्स आए थे और इनके ज्वेलरी ग्रोथ सेगमेंट जो है उसका प्रदर्शन ठीक नहीं था, जिसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं टाइटन के स्टॉक प्राइस में। करीब 6% की गिरावट के साथ इस स्टॉक में आप आज कमजोरी देख रहे हैं। इसके अलावा कोटक बैंक, अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स आए, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स से ही कह सकते हैं ये अपडेट्स का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां हमने देखा था करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन तमाम के अपडेट्स आए थे। और अब बैंकिंग मेजर कोटक महिंद्रा बैंक, इनके डिपॉजिट्स में करीब 15% की ग्रोथ, और अदर पैरामीटर्स की भी अगर बात करें वहां पर भी अपडेट्स काफी दमदार, जिसके चलते करीब 3.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एएमसी पर एंटीक की बुलिश रिपोर्ट, और ये बुलिश रिपोर्ट की वजह से एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई, एएमसी, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। आज सुबह शरद इसे डिस्कस भी कर रहे थे। करीब 2-2.5% की मजबूती के साथ ये तमाम स्टॉक्स ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंटीक की बुलिश रिपोर्ट का असर जो कि नजर आ रहा है। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की जो रिपोर्ट थी, डराने वाली रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट का असर है जो कि डर गए हैं एक्सचेंज एंसिलरी सेक्टर वाले स्टॉक्स, बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, कैम, सीडीएसएल, तमाम स्टॉक्स में आप देखेंगे करीब 1.5 से 4% की बिकवाली तो है ही। बीएसई लिमिटेड में करीब 6% की गिरावट के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। सो एफएनओ पर जो सेबी की रिपोर्ट आई है, और इटिना स्वदेश तो लगातार आपको आगाह कर भी रहा है, चाहे हम ऑप्शन के ट्रेड्स आपके सामने रखें, ट्रेडिंग का नजरिया आपको बताएं, उसके बाद भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर चलाकर हम आपको लगातार बताते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, और अपने एडवाइजर सलाहकार से बातचीत करने के बाद ही इसमें उतरें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड डील से पहले फार्मा क्षेत्र में भी दबाव है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, कैम्प, सीडीएमओ, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ हम देख रहे हैं बिकवाली डिफेंसिव के तौर पर भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है फार्मा, और कमजोर बाजार में और ज्यादा कमजोरी प्रदान करता हुआ। औरोबिंदो, ल्यूपिन, ग्रैन्यूल्स, डॉक्टर रेड्डीज 2 से लेकर 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल रेंज में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ बाजार, और ऐसे में फिर स्ट्रैटेजी बनाना भी काफी मुश्किल, चैलेंजिंग हुआ होगा अभिषेक। मानसी, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है, और जो रही सही कसर थी ना, सेबी की रिपोर्ट ने पूरी कर दी है। हाँ। वॉल्यूम थोड़े से आज कम है, आज कम है। डेली टर्नओवर के आंकड़े भी हम रिसर्च टीम वो से कम बोले है। हैं। हाँ। तो लोगों ने लगता है रिपोर्ट बड़ी सीरियसली पढ़ी है, और हमने जो कुछ आंकड़े दिखाए ना, तो थोड़ा डरना जरूरी भी है। Caution, देखिए होता क्या ना कि वीक हैंड्स बाहर हो जाए एक बार, और मेच्योर ट्रेडर आए तो बाजार में मेच्योरिटी आती है। Right. ये कोई सट्टा वाला जगह नहीं है, ये बहुत ही एक्यूमेन वाला गेम है, स्किल वाला गेम है ये। और आप अगेंस्ट भी देखिए कितने बड़े बड़े एचएफटीज के साथ, एल्गोस के साथ, और आप ठहरे एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। मशीन क्या ट्रेडिंग कर के लोगे? सामने मतलब आप बड़े ट्रेड लेकर आप फंसेंगे हमेशा, आप उल्टे जाएंगे।
और वो मतलब आंकड़े आप देखिए, हम तो डिस्क्लोजर में दिखा रहे थे कि नहीं 50,000 का नुकसान होता है, वो लाख रुपए पहुंच गया। नहीं, वो आंकड़े बड़े होते हैं, लोग बताते नहीं है। वो 1 लाख रुपए हो गया औसत नुकसान जो है रिटेल ट्रेडर को। तो मतलब लोग हाथ जला रहे हैं और 91% लोग पैसे अपने लूज कर रहे हैं। तो आज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि उसने थोड़ा काम तो किया है। अभिषेक, हमारा बोर्ड को भी अब चेंज करना पड़ेगा। पहले 9:10 था, अब क्या 9.1:10 करें? नहीं, उसको रहने देते हैं 9 अभी। डर तो लगता है जब आप डिस्क्लेमर रीड आउट करते हैं। नहीं, वो जरूरी है शरद, वो डिस्क्लेमर जरूरी है। देखिए डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफएनओ में जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके ना करें। आप अगर एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हैं तो उस लेवल की स्किल रखिए। फिर दूसरे ये एडिक्शन भी है, तो अवेयरनेस की भी बहुत सारे देखिए हुआ क्या है ना कि पोस्ट कोविड ऐसे बहुत सारे लोग आए जो प्रो ट्रेडर नहीं थे, वो शौकिया आए बाजार में। और 4 करोड़ थे डीमेट, वो बढ़ते बढ़ते 17 करोड़ 18 करोड़ हो गए। तो उन्होंने कभी देखी नहीं कि बाजार कंसोलिडेट होता है, बाजार गिरता है। वो हमेशा वही सोच है कि नहीं बाजार में तो पैसे बनते हैं। तो दिक्कत ये थी, तो अच्छा है कि नहीं वो लोग छट जाएं, फिर बाजार मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आज निश्चित तौर पर कंसोलिडेशन जारी है, 7वां सत्र है। कल 82 अंकों की रेंज थी, आज 67 पॉइंट्स की रेंज है अगर हम निफ्टी की बात करें तो। और निफ्टी बैंक में वही 300 साढ़े 300 अंकों की रेंज में कारोबार हो रहा है। जो सेगमेंट आज हम देखने की बजिंग है, एक तो हमने बात की कि जहां पर क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं वहां पर आप एक्शन देखेंगे। एक तरफ कोटक बैंक चल रहा है, दूसरी तरफ टाइटन गिर रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में तेजी है, क्योंकि बांग्लादेश पर 35% के टैरिफ का ऐलान किया गया है और वो अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि भारत को थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। भारत का अमेरिका के टेक्सटाइल इंपोर्ट में शेयर बांग्लादेश से भी कम है। देखते हैं कि वो कैचअप होता है नहीं होता है, लेकिन आज वो शेयर चल रहे हैं। फार्मा थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच के मोड में है, थोड़ा कॉशियस है, वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर टूट रहे हैं, बीएससी, एंजल वन, कैम, सीडीएसएल, ये तमाम शेयरों में गिरावट है। थोड़े वैल्यूएशन भी थोड़े हम देख रहे थे कि हायर लेवल पर थे, तो वो वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है। तो बाजार को पूरी तरह से ट्रेड डील का इंतजार है। अब आज का दिन भी लगभग बीत गया, देखते हैं कि कल रात तक क्या आता है। कल तो 9 तारीख हुई जाएगी और 14 देशों को राहत टैरिफ लेटर जारी कर दिया गया है। कोई खास राहत नहीं है, लेकिन बाजार में कोई घबराहट भी नहीं है। आज हम अंशुल जैन से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बाजार देखिए डिस्काउंट करना सीख जाता है और हमने ऐसे एक नहीं कम से कम 50 सैकड़ों इवेंट हमने डाइजेस्ट करके बाजार आज रिकॉर्ड हाइस पर खड़ा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ आता है। विदेशी बाजारों से जो संकेत है वो भी मिलोजुल हैं और डाउ फ्यूचर में जो गिरावट है मामूली है। यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो मिली जुली हुई है। निफ्टी में आज हम फिर से कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी की जो क्लोजिंग होगी वो 25,400 से 25,500 के बीच में ही होगी। वो रेंज ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों साइड में कहीं टूटने वाली है। तो सपोर्ट रेंज अभी भी वही है, 25,400 से 25,300 ये सपोर्ट की रेंज है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,500 से लेकर 25,600 ये रेजिस्टेंस की रेंज है। 25,700 के ऊपर जाने पर 26,000 तक कोई बड़ी बाधा बाजार के लिए दिख नहीं रही है। और मैं ईएमएस भी चेक कर रहा था, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी भी हम जो है 10 डीएमए का जो लेवल है 25,399 उसके ऊपर ही है। 20 ईएमए की बात करें 25,251 उसके भी ऊपर है। तो बाजार में ऐसी कोई चिंता है नहीं, बाजार बस वेट एंड वॉच के मूड में है। बाजार मजबूत है, वीकनेस के कोई साइंस अभी फिलहाल दूर दूर तक के दिख नहीं रहे। हाँ, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मे बी कि अगर टैरिफ में कोई राहत ना मिले तो थोड़ा सा झटका दे बाजार। एक निफ्टी बैंक में भी आज हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक से सपोर्ट तो मिल रहा है, तो थोड़ा सा उसके चलते आपको निफ्टी बैंक 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर दिखेगा। अदरवाइज 12 में से 6 शेयर ऊपर है, 6 शेयर नीचे है। डाइवर्जन वहां पर साफ है और रेंज वहां पर भी काफी डिफाइंड है। सपोर्ट वही है 56,800 और 56,500, ये दो सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,500 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज है। लेवल चेंज ही नहीं हो रहे हैं शरद। दिक्कत ये है कि फिर मतलब मौके कहां से मिलेंगे इंडेक्स में? अगर वोलेटाइल नहीं होगा तो फिर मौके नहीं मिलेंगे, एक रेंज जो फंसा रहेगा। बिल्कुल, ना ऊपर ना नीचे। फिर टेक्निकल एनालिस्ट से भी पूछ रहे हैं, उनके भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो सेम है, सब तो वही लेवल देख 7 दिन से जो है कुछ बन नहीं रहा है कमाई का मौका। अब हमें भी लग रहा है कि अब दूर रहे, लेकिन दूर रहना भी एक स्ट्रेटेजी है, बट पेशेंस वाली चीज है। नहीं, लाइट रहे इंडेक्स पे, आप लाइट रहे, स्टॉक स्पेसिफिक मौके खोजे और मौके अच्छे मिल रहे हैं बाजार में। हाँ, देखिए मूवमेंट तो आ रहा है। कोटक का देखिए, टाइटन का देखिए, तगड़े मूवमेंट है, मूवमेंट आ रहे हैं। 3-4% का मूवमेंट। अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वहां से भी आना शुरू होगा। रिजल्ट आएंगे फिर क्यूज तो वहीं से आएंगे, अल्टीमेटली वहीं से आएंगे। मुझे लगता है कि ये टैरिफ वाली डील हो भी जाएगी ना, 1-2 दिन बाजार याद रखेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। खत्म। क्योंकि फिर ट्रम्प के जो है इश्यूज बहुत होते हैं कि अब इसको और नेगोशिएशन करेंगे। अब धीरे धीरे करके पूरे वो चलता ही रहेगा। जापान कह रहा है कि हम नेगोशिएट करेंगे,
ट्रम्प कह रहा है कि नहीं आप नेगोशिएट उसके बाद भी कर सकते हैं, हमसे अच्छे रिश्ते रखिए। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? दिक्कत ये है। तो ट्रम्प को अपनी हर चीज अपनी शर्तों पे चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं फिर मार्केट थोड़ा चेंज भी होगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डायनेमिक्स भी आगे चेंज होंगे, अलग बाजार खुलेंगे, लोग अपना रास्ता तलाशेंगे। एक्सपर्ट्स तो जोड़ते हैं और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट तो एक रेंज में है लक्ष्मीकांत जी, क्या आपके हिसाब से इंडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है? निफ्टी के रेंज बहुत टाइट है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा मूव दिखा रहा है, बट उसमें भी कोई खास हम चेंजेस देख नहीं रहे हैं। क्या करें इस वक्त? इंडेक्स में अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो आप कैसे गाइड करेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। निफ्टी कई दिनों से एक साइडवेज मोमेंटम के हिसाब से ही ट्रेड कर रहा है और हम इसमें जो फॉर्मेशन भी देख रहे हैं वो हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। फ्राइडे को हमें हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिला था, तो वहां से लग रहा था एक रिवर्सल मूव देखने को मिलेगा, बट मंडे के सेशन को फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिला और म्यूटेड काइंड ऑफ एक्शन हमें आज के भी सेशंस में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये साइडवेज एक्शन कंटिन्यू रह सकता है अनटिल अनलेस हमें एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू 25,670 25,700 के ऊपर नहीं मिलता है। हालांकि जो ब्रॉडर जो ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड की ओर है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जो उसके अहम सपोर्ट लेवल्स हैं 25,250 से लेकर 25,200 जोन तक, उसके ऊपर ही भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने 20 डे SMA लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं 56,500 के आसपास, और अपर साइड के जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो 57,200 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हम 58,000 के अपसाइड के मोमेंटम देख पाएंगे बैंक निफ्टी में। जैसा कि आपने बोला कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें 25,400 450 के आसपास निफ्टी मिलता है तो मुझे लगता है 25,250 के स्टॉप लॉस के साथ उस वहां पर बाइंग करनी चाहिए, और वहां से अगर हमें पुल बैक मूव आता है तो मुझे लगता है कि 25,800, और अगर 25,800 क्रॉस होता है तो 26,000 के अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,700 के आसपास अगर आता है, 800 के आसपास अगर आता है तो वहां पे 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और अपर जो टारगेट है उसमें जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 58,000 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो इंडेक्स वाइज ये रणनीति और ऑफ कोर्स क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है और डाउनसाइड एक्शन, वॉलेटिलिटी भी क्या कहें, कंसोलिडेशन का फेज है, इसके चलते काफ़ी ट्रिकी हो जाता है इस वक्त मार्केट को डीकोड करना। लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स हैं कई सारे, और यही स्टॉक वाइज मूव हम ट्रेडिंग आइडियाज़ के तौर पर हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी तो है ही हमारे साथ, रुचित जैन मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। और क्लोजिंग ट्रेड्स हम अब समझ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। क्लोजिंग ट्रेड से पहले ना मैं रुचि से एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ। रुचि जी, आजकल दफ्तर में काम कम है क्या पहले से? ये मार्केट में मूवमेंट कम है, वही एक बड़ी चिंता की बात है। अभी चिंतित हैं, मतलब देखिए इकोसिस्टम चिंता में आ गया है। ये करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। हाँ, और चैलेंजिंग हो जाता है इस मार्केट में भी सिचुएशन और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त हम उम्मीद यही लगा कर चल सकते हैं कि भारतीय बाजार ने हम दिखाया तो है कई ऐसे मौकों पर विपरीत ट्रेंड करके, और उम्मीद यही करके चलेंगे कि एटलीस्ट जो बूस्ट की जरूरत है एटलीस्ट रिजल्ट सीजन तो दे जाए। रुचित, क्लोजिंग ट्रेड्स स्टॉक स्पेसिफिक आपके आइडियाज से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड है ऐसे मार्केट में भी, बट दोनों ही ऐसे स्टॉक्स है कि जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है।
सबसे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट का है कि जहाँ पे हम लगभग 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में हमने पिछले 1 साल के हाईज के ब्रेकआउट देखे हैं, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो स्लो एंड ग्रेजुअल मूव है, बट ऐसे मार्केट में भी आई थिंक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में 12,200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 12,850 के टारगेट्स के लिए। और होटल स्पेस में आज एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, जिसमें लेमन ट्री होटल्स ने लगभग 4 से 5 महीने के कंसोलिडेशन से का ब्रेकआउट आज लेमन ट्री होटल्स में आया है। सो वॉल्यूम्स भी अगर आज देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं वो डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स आज के ट्रेडिंग सेशन में लेमन ट्री होटल्स में हुए। सो आई थिंक ऐसे अगर कंसोलिडेशन फेज में अगर बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है तो वो क्लियर साइंस है कि स्टॉक में फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट है। तो लेमन ट्री में 139 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी 152 के टारगेट्स के लिए। ओके, सो रुचित की तरफ से कॉल। और सीमेंट पैक भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर है और सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट नहीं हो रहा है सीमेंट पर भी। इनफैक्ट लेटेस्ट चैनल चेक्स की अगर माने तो अच्छा एक्शन है और ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर सीमेंट स्टॉक से। और रुचित का नजरिया अल्ट्राटेक सीमेंट पर 12,850 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 12,200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके यहाँ ढूंढे जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी जी, तो सबसे पहला ट्रेड हमारी तरफ से एनटीपीसी। तो यहाँ पर हमें टेक्निकल लेवल्स पर एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर जिस तरीके से पॉजिटिव फॉर्मेशन हुए हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। ये ब्रेकआउट भी एक पॉजिटिव कैंडल के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर हमें 100 डीएमए और 50 डीएमए के लेवल्स हैं, जहां से ये एक बाउंस बैक आता मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है एनटीपीसी में। तो मुझे लगता है कि इस रेंज ब्रेकआउट के साथ इसमें आने वाले समय में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे टारगेट है वो आ रहे हैं 360 रुपीज के, और लोअर साइड के जो स्टॉप लॉस है वो दिखाई दे रहे हैं 330 के। मुझे लगता है कि 330 के ऊपर जब तक ट्रेड करता है तब तक अप साइड के मोमेंटम बने रहेंगे। अपर साइड के 360 तक के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो रुचित जी ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो यहाँ पर हमें एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन देखने को दिखाई दे रहा है, और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो ट्विजर बॉटम का है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अल्ट्राटेक सीमेंट आने वाले समय में दिखा सकता है। इसमें जो हमारे टारगेट है वो है 30,350 के, और हमें 12,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो है इंपॉर्टेंट ट्राई आ रही है, टारगेट प्राइस 13,350 का, स्टॉप लॉस 12,000 का बाय रेटिंग के साथ आ रहा है। लेकिन चलिए राजेश जी से जुड़ते हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। राजेश जी, बाजार तो देखें तो सुस्त है, लेकिन आपके टेक्निकल पिक्स शायद सुस्त नहीं हुए, चुस्त रहेंगे। ज़रा बताएं कुछ है क्या स्टॉक्स? ऑफकोर्स रणनीति की बात करें तो निफ्टी बैंक के भी आप बताएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली जो है डिस्कशन रखते हैं, ज़रा बताएं। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी एक्शन बना हुआ है। आज देखें तो आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, केमिकल बास्केट, सीमेंट, ये सारे ही क्षेत्र में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो पहला स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से ही है, जहाँ पे हमें डीएलएफ पसंद आ रहा है। डीएलएफ में देखें तो एक अच्छी रैली के बाद पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से निफ्टी रियलिटी में आज देखें तो सारे ही स्टॉक्स में मोमेंटम है। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बाद यहाँ पे डीएलएफ में एक अपमूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा। यहाँ पे लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज बना है। तो डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 858 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड में 828 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में भी एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। ऑलमोस्ट एक करेक्शन के बाद 3-4 वीक के लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एक करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक एक अच्छी रिकवरी के साइन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ बने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक जो एक बेरिश गैप है उसको फिल करते हुए दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब 85 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 77 रुपीज के आसपास। आरएल पे भी नज़र है, टारगेट प्राइस 85 का, स्टॉप लॉस जो है 77 का।
रुचित, ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस से कुछ अच्छा लग रहा है। राजेश सर का ABFRL कॉल था। FMCG स्पेस में थोड़ी सी बाइंग तो ऑफ कोर्स हमने देखी थी 3-4 सेशन से, तो यहाँ पे लगता है कुछ और अच्छा मोमेंटम बन सकता है अर्निंग्स तक। रुचित, कुछ FMCG में है? तो बिजनेस अपडेट के बाद में गोदरेज कंज्यूमर में प्राइस मूव दिखा है, सो आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद हमने एक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट ये स्टॉक में है, वो भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ। तो हमें लग रहा है कि ये सेगमेंट में से गोदरेज कंज्यूमर में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में लगभग 1350-1360 तक के लेवल्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। सो ऑलरेडी ये कल के सेशन में ऑलरेडी चला है, बट आई थिंक एक रणनीति रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बाय करो, और इनकेस नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में छोटे मोटे टिप्स मिलते हैं तो लोअर लेवल्स पे और ये स्टॉक को खरीदारी करके अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अच्छे रिटर्न गोदरेज कंज्यूमर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर पे बुलिश राय जो है रुचित की। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है इम्पोर्टेंटली बिग एक्शन स्टॉक्स और अहम टेक्निकल कॉल्स और कमाई के मौके सब हम लेके आएंगे। आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो शेयरों पर असर डाल रही हैं। और हमने जो देखा कि Q1 के जो अपडेट्स आए उन शेयरों में एक्शन आज तेज़ है। टाइटन करीब 6% टूटा है, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस की जो ग्रोथ रही है वो 17% की रही है Q1 में, जबकि नॉर्मली हम देख रहे थे कि 25% की ग्रोथ कंपनीज रिपोर्ट कर रही थी, इसके चलते ये शेयर टूट गया करीब 6%। और कोटक बैंक, इसके अपडेट अच्छा है तो ये शेयर चल रहा है। बाजार की जो मेजर हाईलाइट है आज के सत्र में यही है। ये सामने आप कुछ ग्राफिक्स भी देख रहे हैं कि आखिर प्रेशर क्यों आया टाइटन के शेयर पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक जरा व्यू जानना चाहेंगे आपसे राजेश जी। इटर्नल के शेयर पर 2% ऊपर है ये, और हम देख रहे हैं कि जो इसका एक बेस बन गया था 240-45 के आसपास, उसको छोड़ के ऊपर बढ़ने की अब ये कोशिश कर रहा है। इटर्नल आपको लगता है कि यहां से ज्यादा नहीं गिरेगा और एक बढ़िया बाइंग हो सकती है अगर थोड़ा सा कोई मीडियम टर्म का नजरिया रखे तो डेफिनेटली अभिषेक जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बुलिश ही लगता है और हमारा व्यू यहाँ पे स्टॉक पे बुलिश है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमने देखा कि स्टॉक ने अपना जो करेक्शन में भी अगर देखें तो चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेके पुल बैक बनाया। 240-45 के आसपास इसके अच्छे बेस यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने वहीं से एक अच्छा पुल बैक बनाया है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर कोई इसमें निवेशित रहता है तो हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में 290-300 तक के अपसाइड के टारगेट वापस आते हुए दिख सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 245 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, एंड अपसाइड में 290-300 तक की अपसाइड हमें लगता है आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती है। इटर्नल को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो केमिकल सेगमेंट से है एसआरएफ में कल हमने देखा कि क्लोजिंग इसकी अच्छी थी, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में बड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है एसआरएफ के शेयर ने, और करीब 2% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 33 रुपए के आसपास का भाव है। हमने देखा था कि करेक्शन में 3000 रुपए के आसपास तक गया और वहां से रफ्तार फिर से जनरेट कर रहा है एसआरएफ। रुचि जी, कितने कन्विंस्ड हैं आप इस तेजी से, और क्या फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा इसमें? ये अगर आप ओवरऑल केमिकल स्पेस में देखें तो काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक यहाँ पे वो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है। हमने रिसेंटली लगभग 2-3 महीने पहले ही ये स्टॉक में लगभग 4 साल के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट देखे थे। सो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से और भी रह सकता है। 3100 से 3150 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में बन चुका है। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक हम 3400 के इनिशियल लेवल्स देखेंगे, और अगर वहां पे भी अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप मूव कंटिन्यू हुए सो आई थिंक यहाँ पे ये तेजी और आगे एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। सो डेफिनेटली आई थिंक विद इन द अगर सेक्टर देखे तो दिस हैज बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मर, और आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रह सकता है। ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने की उम्मीद है एसआरएफ में। फिर से आज अच्छी क्लोजिंग के लिए ये शेयर तैयार होता हुआ आपको दिखेगा। फार्मा पर प्रेशर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका है कि अगर टैरिफ नहीं घटा डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की तरफ से तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे भी अलग से टैरिफ का पहला अनाउंसमेंट किया था ट्रंप ने, ऐसा कहा था कि हम अलग से टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं।
उसके बाद अमेरिका में हमने देखा कि दवाओं के दाम घटाने के आदेश दिए गए, तमाम चीज़ें हुई हैं। और अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में फार्मा, 0% टैरिफ है, टैरिफ से छूट है हमारी फार्मा कंपनीज को वहां पर। तो एक दिक्कत हो सकती है। एक व्यू आपसे लक्ष्मीकांत जी चाहिए कोई फार्मा स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है, जहां पर चार्ट्स खराब हो रहे हो, क्या आप शॉर्ट की रिकमेंडेशन देंगे या फिर अभी इंतजार कर ले थोड़ा सा? जी, हमें लगता है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक है अभी सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अपनाना स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है फार्मा इंडेक्स पे, और जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है वहां पर फिर हमें एक बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म डिप तो लेता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स, बट निचले स्तर पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 200 और 20 डीएमए का। तो मुझे लगता है कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि 21,800 के आसपास है। तो मुझे लगता है वहां से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आने को हमें देखने को मिल सकता है। अगर विद इन दी स्पेस की बात करें तो हमें अभी भी जैसे डिवीज लैब हुआ और लॉरेस लैब हुआ, तो ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव मोमेंटम है आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकता है। लॉरेस लैब की अगर बात करें तो अगर ये डिप अगर हमें मिलता है 755 750 के आसपास, तो वहां से अपॉर्चुनिटी बनती है। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस रखना है 730 का, और अपसाइड के जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 820 तक के। वहीं पर अगर हम डीवी स्लैब की बात करें तो हालांकि आज हमें एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पे बाइंग आ रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड की ओर मेंटेन दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 6,800 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। जो हमारे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहे हैं वो 6,650 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अप साइड के फिर जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि 7,150 से 7,200 तक हम देख पाएंगे इन दोनों स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो चलिए ये एक नजरिया इस वक्त लॉरस लैब 820 तक के लेवल्स, 730 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। 773 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 820 तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आज के सत्र में हम देख रहे हैं पूरा का पूरा फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, इस तमाम में हम देख रहे हैं डाउनसाइड एक्शन, लेकिन यहाँ फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है लेबोरेटरी स्पेस में, इन पर्टिकुलर लॉरस लेबोरेटरीज के लिए। लेकिन आज सुबह टाइटन और कोटक बैंक दोनों पर बातचीत हो रही थी और हम आपको बता भी रहे थे कि जो अपडेट्स आ रहे हैं उसका असर है जो कि स्टॉक्स में नज़र आता हुआ दिख रहा है। टाइटन को हमने ओपनिंग के फिसड्डी का खिताब भी दिया था, क्योंकि गिरावट थी और वो गिरावट अब भी वैसे की वैसे इंटैक्ट है। 6% के डाउन ट्रेंड्स हैं। बिकवाली का दबाव 3,452 के लेवल्स पर निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है फर्स्ट हाफ से लेकर अब तक। लेकिन इस गिरावट के पीछे की अहम वजहें क्या हैं, ये सारी वजह, सारे रैशनल और ट्रिगर्स जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि हमें अशेषा बता रही है। अशेषा बताइए। बिल्कुल, 6% की गिरावट के साथ टाइटन आज निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है और जून तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट के बाद शेयर की पिटाई होती हुई नजर आई। अनुमान से काफ़ी कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट था जून की तिमाही में टाइटन का, जिसके चलते स्टॉक में ये तेज़ी दिखाई दे रही है। याद रखें, ज्वेलरी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी दिखी और ज्वेलरी सेगमेंट इनका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है और इसी सेगमेंट में गोल्ड प्राइसेस, सोने के दामों में तेज़ी दिखी थी इस तिमाही में, जिसके चलते ज्वेलरी सेगमेंट पर इस तिमाही में कमजोरी दिखी। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 25% का ग्रोथ, 20% का ग्रोथ सालाना आधार पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन याद रखें 25% ग्रोथ ट्रेंड के मुकाबले पहली तिमाही में याद रखें केवल 17% का ग्रोथ ज्वेलरी सेगमेंट में भी कमजोरी दिखी। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते इस क्वार्टर में टाइटन के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। मई और जून के महीने में सोने के भाव में उछाल दिखा, जिसके चलते कंज्यूमर ट्रेंड पर असर दिखा और उनके कई सारे सेगमेंट्स हैं। याद रखें, मिया की बात करें, कैरेट लेन, तनिष्क, कई सारे सेगमेंट्स और सभी सेगमेंट्स में कमजोरी रही। डिमांड काफ़ी कमज़ोर थी। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स सभी सेगमेंट्स में खरीदारी दिखी
और जिसके चलते हल्की कैरेट वाली ज्वेलरी की खरीदारी की गई, जिसके चलते ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में इस तिमाही में कमजोरी दिखी। लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट के अलावा बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो वहां पर सॉलिड तेजी दिखी इस तिमाही में। वॉचेस सेगमेंट में 23% का ग्रोथ सालाना आधार पर कंपनी ने रिपोर्ट किया। करीब 10 स्टोर खोले और कुल स्टोर्स की संख्या बढ़कर अब 3,322 पहुंच चुकी है। आई केयर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 22% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। और एमर्जिंग बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पर 36% का ग्रोथ कंपनी ने पहली तिमाही वित्त वर्ष FY26 में रिपोर्ट किया है। फ्रेग्रेंसेस, वुमेन्स बैग सभी सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ था। तो ऑल इन ऑल केवल ज्वेलरी सेगमेंट में कमजोरी दिखी, लेकिन याद रखिए ज्वेलरी एक बड़ा सेगमेंट है तनिष्क और टाइटन के लिए, और सभी सेगमेंट तनिष्क को छोड़ बाकी सभी सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है ज्वेलरी का, और गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी के चलते कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट और इसी के चलते स्टॉक में भी आज भारी गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, सो बड़े ब्रोकरेजेस की ये राय इस वक्त, और इस गिरावट के पीछे के सारे ट्रिगर पॉइंट्स आप देख रहे हैं। क्वार्टर ऑन अपडेट्स के बाद हम देख रहे हैं ज़बरदस्त पिटाई होती हुई टाइटन की। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग अब भी बरकरार रख रहा है, 3,876 के लक्ष्य है। और साथ ही अगर आप देखेंगे एमके ग्लोबल की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग आई है 3,350। तो भरोसा जो है ये कम होता हुआ दिख ज़रूर रहा है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रोहन मेहता। उनका भी स्वागत करें। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। एक तो ये टाइटन पर अर्निंग से ठीक पहले जहां क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर मार्केट पर दिख रहा है, लेकिन उससे भी पहले मैंने आपकी एक स्टोरी, रादर आपका एक पोस्ट पढ़ा, सूरत एयरपोर्ट को क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी बता रहे हैं आप। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखो, मैं सूरत से हूँ और सूरत जो टियर सिटी में आता है वहाँ पे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम एयरपोर्ट हमारे पास था पर प्लेन नहीं था आज से 4-5 साल पहले। और जब मैंने अभी फ्लाई कर रहा था जब स्टारबक्स देखा तो एक तो स्टारबक्स अपने लिस्टेड कंपनी भी है, और जिस हिसाब से टियर 2 सिटीज में एयरपोर्ट्स टर्न अराउंड हो रहे हैं दैट इज फैंटास्टिक। मैं आपको एक डेटा से बताऊं, तकरीबन 50 फ्लाइट्स आज की डेट में इन पर डे सूरत में होती है, तकरीबन 5400 पैसेंजर्स होते हैं, और ये स्टार्ट है आज की डेट। और सूरत जैसी सिटी को तकरीबन 3 टाइम्स और फ्लाइट चाहिए। तो वहाँ पे 2 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक तो है कि स्टारबक्स जैसी कंपनी जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा, और इंडिगो फॉर श्योर। सो इंडिया कौन से लेवल पे प्रोग्रेस होता है उससे इससे बेटर कुछ स्टोरी नहीं हो सकती है। ये एडअप करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद राजकोट एयरपोर्ट से कल लौटी हूँ, और इनफैक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना था, इसीलिए राजकोट सिटी से दूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हीरासर एयरपोर्ट जो है उसे बनाया गया। एंड यस, टियर 2 सिटीज में एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट आई शुड से मानसी, आप राजकोट से ही? वैसे मैं राजकोट से ही हूँ। आप राजकोट से, रोहन सूरत से रोहन जी सूरत से हो गए। रुचि जी आप कहाँ से? आप मुंबई से ही हैं? जी अभिषेक जी, मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से ही हूँ। अच्छा, ये तो पक्के वाले प्योर वाले मुंबई कर रहे हैं। राजेश जी तो इंदौर से, मैं जानता हूँ। राजेश जी? लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल इंदौर। लक्ष्मीकांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं अयोध्या से हूँ। अरे अयोध्या वाओ, से, क्या बात है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। शरद आप? मैं कैलकाटा से हूँ। मतलब देखिए पूरा देश, हाँ, स्वदेश यही तो है। पर है। और देखिए सूरत का नाम ले, इंदौर का नाम ले तो मुझे थोड़ा भूख लगने लगा। जो स्नैक्स कल्चर है यहाँ पे बहुत बेहतर है। मैं ऐसे कैलकाटा से आता हूँ, वहाँ पे भी फूड कल्चर बहुत बड़ा है, लेकिन जो स्नैक्स का कल्चर है इंदौर में सराफा बाजार है, सूरत में भी जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। मानसी, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस भी होते हैं। बिल्कुल, माउथ वाटरिंग डिशेस। और सूरत के तो जो कह सकते हैं कि जो डेलिकेसीज हैं, चाहे फिर वो खाजा हो या फिर सूरत के स्वीट्स हो, हर चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। और इनफैक्ट राजकोट की भी बात अगर मैं करूँ, राजकोट के पेड़े, वहाँ की वेफर्स बहुत ही अच्छी, मिठाइयाँ तो शायद हमारे इलाके में बहुत अच्छे मिलते हैं। जी बिल्कुल, स्वदेश। बनारस के आसपास, मतलब आपको ना, मैं गाजीपुर से हूँ, एक छोटा कस्बा है वहाँ पे, जमानिया, वहाँ से हूँ। और क्या अमेजिंग मिठाइयाँ मिलती हैं। और अब तो खैर कलकत्ता में तो खैर पूछना ही नहीं। हमारा संदेश तो है ही, संदेश है, रसगुल्ला है, और बाकी भी लिस्ट है जो शरद लाना भूल गए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू यू रोहन, वापस से ऑफ कोर्स ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, और हम देख रहे हैं उसका डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल, बट मार्केट का टेक्सचर जो है वो नेक्स्ट लेवल फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि काफ़ी सारी कंटिंजेंट सिनेरियोज ग्लोबल मार्केट से भी पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन हाउ डू यू सी द मार्केट फंडामेंटली, रोहन, आपका टेक? बहुत इंटरेस्टिंग टेक में है। ओवरऑल वी बिलीव दैट मार्केट हैज बीन वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म जोन पे है। लास्ट क्वार्टर में जिसका रिजल्ट आएगा तकरीबन ये जो हम क्वार्टर ऑलरेडी हो गया, उसका रिजल्ट हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस से कैपेक्स वाली बिजनेस में बेटर आएगा। ओवरऑल देखने जाए तो हम केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई और फार्मा हेल्थ केयर पे पॉजिटिव है। सो वी आर सीइंग अ पॉजिटिव क्वार्टर डाउन द लाइन, और ये क्वार्टर में वी एक्सपेक्ट कि मिड कैप स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म मार्केट्स ऑन अ वेरी लार्जर सेगमेंट। सो कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है तो वो ये क्वार्टर के सबसे बड़ी विनर हो सकते हैं। चलिए, ये एक टेक मार्केट पर फंडामेंटल नजरिया। लगातार कई सारे फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिसे वॉच आउट करना है। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी तरफ से किस तरह की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े, ट्रेंड पकड़ में फिलहाल तो नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक बार इंडेक्स पर भी नजर डालनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं एक्शन कुछ खास है नहीं। 25,500 के नीचे निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कामकाज। बैंक निफ्टी हालांकि बाजार को संभालने का काम जरूर करता हुआ, और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे आईटी और बैंक्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में कुछ हद तक मोमेंटम क्रिएट करने का काम जरूर कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, और इन्फो एज और साथ ही पीएफसी सबसे आगे खड़े हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ मोमेंटम दिखा पा रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी इन दोनों स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। 1458 के स्तर पर इन्फो एज और 416 के लेवल्स पर इस वक्त पीएफसी के चार्ट्स पर। टेक्निकली आपका नजरिया क्या होगा? जी देखिए, इन्फो एज में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है, लेकिन लोअर बैंड पे जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ है स्टॉक का वो करीब है 1410 1415 की रेंज में, और आज के मूव में स्टॉक ने लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनाया है। हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक 1480 1490 के जोन क्रॉस नहीं करता है, कुछ समय कंसोलिडेशन यहाँ पे और देखने को मिलेगा। 1490 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा मूव बन सकता है जो कि स्टॉक को फिर 1550 1560 की तरफ लेके जा सकता है। वहीं हम बात करें पीएफसी की, तो पीएफसी में स्टॉक का जो सेटअप बना हुआ है ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये करेक्शन थमते हुए दिख रहा है, और वहां से एक पुलबैक का ट्रेड पीएफसी में आज बना है। हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट नियर टर्म के हिसाब से 410 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब अगर ये 410 को डिफेंड करता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो ये पुलबैक टूवर्ड्स 425 430 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो वहां पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए, बट अभी पोजीशन है तो 410 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 410 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है पीएफसी को। आज सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे एनएचपीसी के बारे में, और एनएचपीसी हम देख रहे हैं कि 3-3.5% ऊपर आज ये कारोबार कर रहा है। देखते हैं कि अपने रेजिस्टेंसेस को पार करता है नहीं पार करता है। हम देखते हैं कि बार बार जाके 100 के आसपास रुक जाता है। एनएचपीसी 4% ऊपर डे हाई पर है, 88 रुपये के आसपास के भाव हैं। एनएचपीसी को छोड़ते हैं, एक और शेयर जो काफ़ी तेज़ गिरावट का शिकार हुआ पिछले महीने और 38-39 की रेंज में था, सीएट, वहां से स्लिप किया, नीचे गया, और हम देख रहे हैं कि रिकवरी बहुत स्ट्रांग है और आज बढ़िया तेजी पर कारोबार कर रहा है। 5% ऊपर ये शेयर है, डे हाई पर है। रुचि जी, सीएट 38-39 की रेंज से ही हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और अब देखिए फिर से वो लेवल आ गए सीएट में। सीएट को लेकर ब्रोकरेजेस का व्यू भी बुलिश ही रहा है। आप बताइए कि यहां से ये कितना चलेगा अभी? ब्रॉडर ट्रेंड तो अभी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है स्टॉक में। आप देखेंगे तो ये स्टॉक में अप्रैल और मई के में 1.5 महीने का फेज था जब ये स्टॉक 2300 या 2400 के आसपास से 3800 तक का अपमूव दिखाया। उसके बाद लास्ट 1 महीने में कुछ कंसोलिडेशन देखा गया, बट ये कंसोलिडेशन में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस हुए उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और सेकेंडली स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे 3500 के आसपास वो इंटैक्ट रखे हैं, और आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस मूव इंडिकेशन है कि एक ब्रॉडर जो अप ट्रेंड हमने देखा था वो रिज्यूम हो रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो जगह अच्छी बन रही है। लगभग 4100 से 4150 तक का मूव हम नियर टर्म में ये स्टॉक में हाई लेवल्स पे देख सकते हैं। और जो 3600 के आसपास 3590 जो कल का लो था वो एग्जैक्टली 40 दिन के मूविंग एवरेज पर है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तरीके से देखा जाएगा।
सीएट के अलावा आज हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। एक और शेयर जरा इन्फो एज लेकर आइए। इन्फो एज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बाइंग है, यानी कि naukri.com करीब 1.5-2% ऊपर ये शेयर दिखेगा। कल हम गिरावट देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश है। इन्फो एज, राजेश जी, कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से हमें लगता है 1490 1500 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल सरपास होते तो फिर इसमें एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। टाइम बीइंग हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है अभी 1420 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ये पुल बैक और यहाँ से 30-40 रुपए का बनते हुए दिख सकता है। इसको लेकर ये व्यू है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में मूवमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे शेयर हम देख रहे हैं कि आज बड़े मूव दिखा रहे हैं। टाइटन, बीएसई, ये तो खैर गिरने वाले शेयरों की सूची में है। एंजल वन के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब गिरावट जो है 4-4.5% के आसपास की है। और फार्मा शेयर आज प्रेशर में दिख रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल स्पेस में अब चूंकि मतलब छोटी मोटी कंपनियां ज़्यादा हैं, बड़े शेयरों की अगर बात करें तो उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। फिर भी आप देखिए उसमें आप तेज़ी अगर देखेंगे, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, गोकुलदास, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर जो एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम तेज़ी देख भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये एक बार गोकुलदास का चार्ट चेक करेंगे, क्या इसमें तेज़ी और बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, या फिर एक बार फाइनल टैरिफ ऑर्डर आ जाए भारत को लेकर भी, उसके बाद कुछ करें? जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट में जो मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन फेज में आते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी इसका बुलिश साइड ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार अगर हमें टिप मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 900-890, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। उस दौरान हमें जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 875 का, और जो अपसाइड के जो मोमेंटम है वो हमें फिर हम देख पाएंगे टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 970 टू 980 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दें, और जब ये एक बार 900 के आसपास आता है तो वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करें। गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मौके कहां पर हैं सॉलिड। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर है, बट बैंकिंग स्पेस में आज अच्छा खासा रेजिलियंस दिख रहा है। और इसमें से भी अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक की काउंटर अगर आप देखें तो थोड़े दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, बट एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है अराउंड 1970-75 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से पॉसिबिलिटी की बैंकिंग इंडेक्स में से स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक यहाँ से थोड़ी सी तेजी दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 2000 की जो कॉल है उसे बाय करें। 30-32 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 24.75 का लगाना है। टारगेट इसमें 44.75 का रहेगा एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है अराउंड 4000 का, और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7000। ठीक है। एचडीएफसी बैंक वेटेज के लिहाज से बाजार का सबसे बड़ा शेयर, और 2000 वाली कॉल खरीदनी है 32 रुपए के भाव पर। लक्ष्य ₹45 का, स्टॉप लॉस ₹25, अधिकतम मुनाफा 7000 का, अधिकतम नुकसान 4000 रुपए प्रति लॉट के। ये हैं कैलकुलेशन। लेकिन ऑप्शंस को लेकर सतर्क रहिए, हम भी कह रहे हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेबी ऐसे आंकड़े देता है। एफएनओ ट्रेडर्स को जो औसतन नुकसान, ये 50,000 का आंकड़ा ना थोड़ा पुराना हो गया, इसको हम अपडेट कर लेंगे। अब ये हो गया 1 लाख रुपए का, और एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और ये बार बार यही आंकड़े निकल के आ रहे हैं। इसमें कोई बदलाव हो नहीं रहा है। तो आप थोड़ा ना सतर्क रहिए। मौके बनेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं, तो एग्जिट, एंट्री और स्टॉप लॉस, ये 3 चीज आपकी बड़ी पक्की वाली होनी चाहिए। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 3 बजे तक के मार्केट का लेखा जोखा लेंगे मार्केट एट 3 में। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, कुछ और बेहतरीन ट्रेड्स और कुछ शानदार रिसर्च आपके लिए लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। और अभी भी बाजार जो है फ्लैटिश है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, लेकिन
इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है कुछ चेंज नहीं देखने मिला। ऑफकोर्स निफ्टी बैंक में जो है थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर आई है, बट अभी देखें तो लार्जली आप कह सकते हैं फ्लैटिश लेवल्स पे है, टुवर्ड्स द ग्रीन साइड 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक बार डिलीवरी की चार्ट लेके आते हैं। डिलीवरी में देखें तो एक फ्रेश कॉल्स के भी कुछ पोजीशंस आए थे, टेक्निकल एनालिस्ट ने बताया था, और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है एक बार हाँ देखिए डिलीवरी स्पेस पे देखें तो 400 लेवल्स के ऊपर आ गया। ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम जो है देखने मिली है। डायरेक्टर साहब को 3 महीने के वॉल्यूम चार्ट्स भी दिखाएं और 3 महीने के जो चार्ट्स है स्टॉक प्राइसेस वो भी फायर करें। रोहन, ज़रा डिलीवरी पे जो है आपकी फंडामेंटल कॉल क्या रहेगी? स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम आई है, एक एक्विजिशन भी उन्होंने हाल ही में किया था और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे जो उन्होंने एक्विजिशन किया था, तो यहाँ पे ज़रा एक बार बताएं कि डिलीवरी पे क्या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बन रहा है? वैसे हम इतना डिलीवरी बहुत डिटेल में देख नहीं रहे हैं, पर अभी भी देखो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक प्ले, और जिस हिसाब से अनऑर्गेनाइज को ये लोग बाइक आउट कर रहे हैं, ये लार्जर प्लेयर हो सकता है। और दिस ईयर they have posted profitability also on a higher note. So एक बहुत क्लियर पॉइंट से अगर 3 साल का व्यू हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी वॉलेटिलिटी होगी, एक आध क्वार्टर कभी लॉस आएगा फिर प्रॉफिट आएगा, तो देन इट कैन मेक अ वेरी गुड पॉइंट आउट ऑफ इट। और जिस हिसाब से ऑनलाइन का बिजनेस हो रहा है, तो डिलीवरी इज अ की लीडर इनटू इट। जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक स्पेस की बात करें तो फिर डिलीवरी पे राय जो है रोहन की आ रही है। राजेश सर, एक बार ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में कोई स्टॉक आपको जो है बेनिफिट लग रहा है? ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ मोमेंटम आया नहीं है, बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्ट्स पे अगर देखें तो राजेश सर कुछ ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स स्पेस में आपको कुछ अच्छा लग रहा है? तो आई थिंक देखिए डिलीवरी में देखें तो एक मूव तो जहाँ पे अच्छा बना है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 400 के लेवल पे कंफर्टेबली क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है। और डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो एक यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, तो डिलीवरी तो यहाँ पे नो डाउट एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक दिख रहा है। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके के सेटअप है, ये 400 के ऊपर सस्टेन रहा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 430 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है डिलीवरी में। वहीं हम देखें तो एक स्नोमैन, एक छोटी कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है स्नोमैन लॉजिस्टिक। यहाँ पे भी देखें तो 3-4 डेज के कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे भी ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक को भी देखा जा सकता है। स्टॉक में 57 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे, और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो इसमें नेक्स्ट टारगेट फिर 66 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्नोमैन को भी यहाँ पे देखा जा सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो डिलीवरी एंड स्नोमैन 2 स्टॉक हमें पसंद है। कहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए ये आपको बताया है राजेश जी ने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पर कैपिटल मार्केट रिलेटेड यानी कि मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड शेयर टूट रहे हैं, बीएसई, कैम्स, एंजल वन, CDSL, ये सारे के सारे शेयर धराशायी हो रहे हैं। इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों टूट रहे हैं और जेन स्ट्रीट वाले मामले से इसका कनेक्शन क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो रिलेटिवली सेफ एरिया होता है इन्वेस्टिंग का, यानी कि AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड का कारोबार करती है, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। तो AMC शेयर चल क्यों रहे, जरा इसकी पड़ताल कर लेते हैं। शरद के पास है पूरी की पूरी रिसर्च। शरद बताइए क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल 4-5 रीजंस हैं अभिषेक। और सबसे पहले ऑफकोर्स जो सेबी की रिपोर्ट आई है, एक डरावनी रिपोर्ट आई है FNO सेगमेंट के लिए। वहां से अगर FNO सेगमेंट में आपका लॉस होता है तो आप कहाँ जाएंगे? म्यूचुअल फंड सेगमेंट में जाएंगे। करेक्ट। म्यूचुअल फंड सेगमेंट में AMC लिस्टेड भी हैं, तो एज एन इन्वेस्टर भी आप खेल सकते हो और एज अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर आप AMC में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके कारण ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया है। और इंटरेस्टिंगली एम्फी ने कुछ रेगुलेशंस को भी जो है थोड़े से लाइटन किए हैं। कैपिटल मार्केट्स थीम वाले स्टॉक जो थोड़ी देर पहले अभिषेक बता रहे थे, वहाँ पे सेलिंग देखने आ रही थी। ब्रोकरेज इनिशिएशन आया है कुछ स्टॉक्स का, वो एंटीक का आया है। NAM और HDFC AMC ये प्रेफर्ड स्टॉक्स है। और अभिषेक 2 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आए हैं। जियो फाइनेंशियल, जियो ब्लैक रॉक, इनका भी अब म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 17,800 करोड़ का NFO आ रहा है। और कल के लिए बहुत अच्छा दिन है। एम्फी का जो है नंबर्स आएगा जून में 12 साढ़े 12 बजे, और मेरे हिसाब से लगता है कि SIP अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जाएगा। ऑफकोर्स इक्विटी इन्फ्लोज जो रहेगा वो वोलेटाइल रहेगा, लेकिन SIP के आंकड़े पे देखिए शायद रिकॉर्ड इन्फ्लोज आपको कल देखने मिलेगा। एंटी की इनिशिएशन कवरेज में HDFC AMC लीजिए, निप्पॉन लाइफ AMC लीजिए, UTI AMC लीजिए, तीनों में बाय। टारगेट प्राइस जो है आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में फ्लैश होगा। और ओवरऑल जो है अभिषेक, भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 20% एक्टिव इक्विटी
भाग रहा है ऊपर। तो ऑफ कोर्स देखे तो मोमेंटम बहुत ज्यादा, सिर्फ 5 या 6% है अपना पेनिट्रेशन भारत में। करेक्ट। स्टॉक्स में तो और कम है, स्टॉक्स में तो 4% ही है। बस तो अभी काफी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ये। और जैसे जैसे समय बीतेगा लोग फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर अवेयर होंगे और उनको पता चलेंगे कि नहीं इन्वेस्टिंग के एवेन्यूज और सारे हैं, तो इन कंपनीज के लिए ना ग्रोथ के मौके बढ़ जाएंगे। राजेश जी, कोई शेयर आज हम देखने की चौतरफा बाइंग है, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं, कहीं ट्रेड का आपके हिसाब से बढ़िया मौका? तो बिल्कुल एएमसी स्पेस में भी अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन थोड़ा सा जो है जेन स्ट्रीट का जो एपिसोड हुआ है जिसके चलते थोड़े वॉल्यूम श्रिंक होने का खतरा देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते थोड़ा प्रेशर कैपिटल मार्केट रिलेटेड ब्रोकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा आज बना है और एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स पे बना है। हमें लगता है कि एएमसी में, यूटीआई एएमसी में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लगता है बहुत जल्द वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो करीब 1400 की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 1400 के लेवल को भी हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये सरपास करेगा, एंड देन इसमें 1500-1550 की तेजी भी बनेगी। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह यूटीआई एएमसी में डाउन साइड में 1300 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। वहीं अगर हम देखें दूसरे जो स्टॉक है एएमसी में, उसमें एचडीएफसी एएमसी को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। एचडीएफसी एएमसी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्टेबल है और एक करेक्शन के बाद वापस यहाँ पे आज बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जब तक ये 5000 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। अपसाइड में ये स्टॉक में भी 50 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और तीसरा स्टॉक जो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रही है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है, तो वो भी एक साइन है कि क्लियर यहाँ पे सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है। हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के पोजिशनल टारगेट हमें लगता है 900 की तरफ बनेंगे, तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, और डाउन साइड में 770 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हमें लगता है ये थीम लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी थीम है, और जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला है और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड की तरफ जिस तरह से रुझान बढ़ते हुए दिखा है, और एयूएम का भी देखें तो ग्रोथ जिस तरीके से देखने को मिली है एसआईपी के थ्रू या थीमेटिक फंड्स के थ्रू, तो हमें लगता है कि ये थीम यहाँ पे चलती रहेगी। और यहाँ पे जब भी मौके मिलते हैं वॉलेटिलिटी में तो बाय एंड एक्यूमुलेट करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर हमें पसंद है। जो है सेक्टर में बुलिशनेस है राजेश सर से एएमसी स्पेस में, लेकिन एक दूसरा साइड भी है। अगर एएमसी है तो एफएनओ सेगमेंट भी है। एफएनओ सेगमेंट में ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो जो है थोड़े नेगेटिव आ रहे हैं। अभिषेक, ब्रोकिंग स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। मेरे हिसाब से अनलिस्टेड स्पेस में भी एनएससी 3-4% गिरा है 4-5 दिन में, मैंने चेक भी किया है। तो अब ज़रा बताएं कि यहाँ पे पूरा ब्रोकिंग हाउसेस, सीडीएसएल, ये स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, क्या यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, क्या रीजंस है? शरद, देखिए मोटा मोटी 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि शेयर चले बहुत थे और वैल्यूएशन मतलब स्काई रॉकेट हो रहे थे ये। अभी भी आप चेक करेंगे तो ढूंढ रहे थे लोग कि एंट्री मिले कहीं, मौका खोज रहे थे और ये शेयर भागे ही जा रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2000 रुपए का एसी का भाव था, चढ़ते चढ़ते 7,500-8,000 हो गया। फिर वहां से वो बोनस के बाद फिर 2,500 का भाव हुआ, फिर 3,000 गया और अब शेयर 2,500 रुपए के आसपास फिर से। अभी भी 77 का पी है। बाप रे। तो ये एक रीजन है। दूसरी चीज ये है कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद ऐसी आशंका है कि जो हेज फंड्स हैं या फिर बड़े जो ट्रेडर हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडिंग करते हैं, उन पर थोड़ी सेबी की सख्ती या सर्विलांस तगड़ी होगी। एक्सचेंजेस भी थोड़ी सख्ती करेंगे तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट तो आएगा। दूसरी चीज आएगा तो फिर कमाई पे भी इम्पैक्ट आएगा, निश्चित तौर पर वो होगा। बाकी सेबी की जो स्टडी रिपोर्ट आई है अभी कि लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, रिटेल ट्रेडर को, तो ये एक और दिक्कत की बात है। और ये एक्सचेंजेस की जो कमाई होती है ना, ये ज्यादातर तो एफएनओ ट्रेड से ही हो रही है। अगर मैं बीएसई की बात करूं तो FY 26 का जो एस्टिमेट है ना, 56% उनके वायदा से आ रहे हैं।
और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ते जा रहा है, 2-3 मार्केट शेयर साल धीरे में धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी एनएससी के मुकाबले बहुत छोटा साइज उनका है, लेकिन ये एक रीजन है। दूसरी एक चीज और ये आ रही है कि सेबी जो है ऑप्शन स्टडी पर आगे सख्ती कर सकता है और ऑप्शन लिक्विडिटी घटने और आगे कैश लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो कमाई इनकी हो रही है ऑप्शन से, तो उस पर हिट आएगा तो पर इन कंपनियों के लिए दिक्कत है। और जो भी इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, या फिर सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी है, ये तमाम जो कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव चीज तो है ये। अभिषेक, इस बीच बाजार निफ्टी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर 25,500 के पार निकलता हुआ। सडन अपसर्ज निफ्टी में, दिन भर में कोई ट्रेंड नहीं और उसके बाद इस वक्त ट्रेड डील कुछ आ गया, कुछ रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आधा घंटा बचा है क्लोजिंग में और इस वक्त करीब 43 अंकों की दिन भर में हमने लाल निशान के साथ बिकवाली देखी। अब देखते हैं ये 25,500 आ तो गया आया है, इंटैक्ट कितना रहता है इस पर नजर जरूर रखेंगे। लेकिन इस बीच ट्रेड डील को लेकर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं। ट्रेड डील को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। क्या यही खबर है जिसके चलते बाजार में रौनक निफ्टी में नजर आ रही है? पहले सुमिता से सारी डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद बाजार पर भी गौर करेंगे। सुमिता, बताएं। देखिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके की जो डील फाइनलाइज होती है और उसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि इंडिया के पास एक नेगोशिएशन विंडो होगा टिल अगस्त 1, क्योंकि ये जो ट्रंप सरकार है उन्होंने अपनी एक नई डेडलाइन रखी है। पहले वो डेडलाइन थी जुलाई 9 तक, बट कुछ कंट्रीज़ को जिनको लेटर्स दिए गए उनके पास टाइम होगा और इंडिया के पास भी उस समय तक का टाइम होगा अगर डील स्पेसिफिक्स जो है वो हमारे फेवर में नहीं आते। ऑल्दो ये अनलाइकली है क्योंकि इंडिया ने अपना एक काफ़ी स्ट्रिंजेंट रुख रखा है। सो फार एज द डील स्पेसिफिक्स आर कंसर्न्ड, इंडिया ने बोला है कि हम अपने सेक्टर्स जैसे एग्री को, डेयरी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या जीएम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ हद तक ई कॉमर्स भी है और ऑटोज़ भी है। देखिए, ऑटोज़ को लेके जो हमें सरकारी सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएलआई स्कीम्स जो हैं अभी वो कंटिन्यू हो रही हैं ऑटो सेक्टर में, तो तब तक एटलीस्ट जब तक उनका कंक्लूजन नहीं होता उन्हें टच नहीं किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल इंसिस्ट कर रही है प्रोटेक्ट करना मेटल्स को, ऑटो को, एग्रीकल्चर को, डेयरी सेक्टर्स को, जैसे मैंने आपको बताया। और एडिशनल कंसेशंस इस मोमेंट पे इस वक्त जो है वो मिलना मुश्किल है, वो इंडिया की तरफ से देना मुश्किल है। आपको याद होगा ये सारे जो डेवलपमेंट्स ये आ रहे हैं ये तब आ रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि स्टीप टैरिफ्स 14 कंट्रीज़ पे, दैट इंक्लूड्स थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, जापान और इनफैक्ट बाकी सब कंट्रीज़ भी हैं। उन्होंने जो लिस्ट कल जारी की और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताया कि ये जो टैरिफ्स हैं ये अगस्त 1 को स्टार्ट होंगे, तो तब तक की विंडो डेफिनेटली इंडिया के पास है। और GTRI भी बोल रहा है कि ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी क्योंकि ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लेटर्स इशू करने शुरू कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बोला था कि काफ़ी कीननेस है इंडिया से रिलेटेड जो डील हो रही है उसको लेकर। एक और चीज बताइए, सरकार ने पहले हालांकि साफ कर दिया था कि वो किसानों के हितों से समझौता करेगी नहीं और एग्री और डेयरी वाले मुद्दे पर झुकेंगे नहीं। क्या कुछ अरेंजमेंट बन सकता है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के आ रही है? जी अभिषेक, इस समय पे बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या कुछ अरेंजमेंट बन रहा है, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, इंडिया के लिए भी। और जो डील के जो नेगोशिएशंस चलते हैं, जैसे कि पीयूष गोयल जो यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि वो मीडिया में नहीं जारी किए जाते, तो बट डेफिनेटली हम इतना बता सकते हैं जैसे कि एटलीस्ट हमें सूत्रों ने बताया है बाकी कि एग्री को लेकर इंडिया में बहुत चिंता है और उन्होंने अपना पुट डाउन किया है कि हम इन सेक्टर्स पे नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर्स है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इनका जो इम्पैक्ट है वो एग्री सेक्टर पे नहीं, ओवरऑल एग्री इकोनॉमी पे कितना सीवियर हो सकता है, फूड सिक्योरिटी पे कितना सीवियर हो सकता है और फार्मर्स की लाइवलीहुड की बात है जिससे इंडिया डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और पीयूष गोयल जो कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने बार बार यही बात बोली है, इस मल्टीपल टाइम्स उन्होंने बोला है कि इंडिया किसी भी प्रेशर टैक्टिक में आके कोई डील नहीं करेगा और कोई भी डील जो होगी वो म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए वो डील साइन होगी। और जैसा हमने देखा है यूके FTA में जो इंडिया ने किया है वो इंडिया के फेवर में जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली इंडिया अपना एक कड़ा रुख बना के रख रहा है। और ये डील अभिषेक अमेरिका के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो उनकी वियतनाम के साथ डील हुई है और उसके अलावा उनकी किसके साथ डील हुई है, चाइना के साथ उनकी डील हुई थी, इंटरिम अरेंजमेंट था, उसमें काफ़ी अड़चनें आई दोनों के
बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और झड़प भी हुई। चाइना कुछ चीज़ों पे नहीं अग्री कर रहा था, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए थे, ये यूएस बोल रहा है चाइना को, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक इंटरिम अरेंजमेंट निकल करके आया। और उसके अलावा अगर हम देखें यूके की भी जो डील है वो हुई है, बट वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जापान के साथ उनकी डील नहीं हुई है और कम से कम 14 कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप ने लेटर्स भेजे। तो ओवरऑल जो मैसेजिंग निकल के आ रही है, जो ऑप्टिक्स निकल के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कंट्रीज को, पूरे विश्व को सिर्फ अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी बाकी देशों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुमिता। और इसी के चलते अक्रॉस द ग्लोब नेशंस के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस से बात करें और यूएस भी इन तमाम बातचीत में शामिल होता हुआ और तमाम डेवलपमेंट्स लगातार। इनफैक्ट थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दीज डिटेल्स सुमिता, सही टाइम पर आप हमारे साथ जुड़ी और ये सारी की सारी डिटेल्स आप हमें बता रही हैं। एक स्पाइक अप भी इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि यूएस इंडिया के बीच बातचीत और इस बातचीत में कुछ अनाउंसमेंट्स जल्द से जल्द निकल कर आएंगे। लेकिन इस वक्त बाजार की तेजी देखने लायक है। निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ मार्केट सिर्फ बैंक निफ्टी परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बेंचमार्क्स हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, निचले स्तरों से एक रिकवरी का मोड आता हुआ सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स रिकवर कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे आनंद से स्टॉक्स एंड न्यूज भी जानेंगे और अमरदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदेव जी बस एक ब्रेक लेकर वापस लौट रहे हैं, आपसे आपका टेक भी जानेंगे। इस वक्त हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स एट 3 में चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शुक्ला। आनंद जी बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? जी हाँ, अभी देखें तो बाज़ार में अचानक से तेज़ी देखने को मिल रही है। 50 से 60 अंकों की तेज़ी निफ्टी में आई है और 300 अंकों से ज़्यादा तेज़ी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? रियल्टी शेयरों में लगातार तीसरे दिन खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट का शेयर देखें, डीएलएफ का शेयर देखें, शोभा में 1 से 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन का शेयर देखें, डॉक्टर रेड्डीज़ का शेयर देखें, ग्लेनमार्क फार्मा में 1.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर देखें, 7% के आसपास की तेज़ी है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है। बाटा इंडिया का शेयर देखें, हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन औसत जो है वॉल्यूम जो है औसत से 5 गुना ज़्यादा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आज मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई की तरफ देखें तो 7% की कमज़ोरी दिखा रहा है शेयर और औसत से वॉल्यूम जो है औसत से 3 गुना ज़्यादा देखने को यहाँ भी मिल रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो फिनिक्स मिल्स पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 1907 रुपये का। इसके साथ साथ जो रिटेल कंजम्पशन है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% ग्रोथ देखने को मिली है और ये जो ग्रोथ देखने को मिली है वो लखनऊ, अहमदाबाद और इंदौर मॉल से ग्रोथ का सपोर्ट यहाँ पर मिला है। इसी के चलते 12% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो शेयर आज पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। ये धन्यवाद आनंद। अमरदेव जी आपसे एक सवाल रहेगा, कुछ बीटीएसटी ट्रेड बन रहा है दिन के ट्रेड में? तो ज़रूर इसमें अपोलो टायर्स पे नज़र रखी जा सकती है। बिकॉज अपोलो टायर्स की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में एक तेजी ऑलमोस्ट फ्रॉम 440 लेवल से 470 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ 470 472 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक अच्छी बात ये रही है कि कुछ दिनों से वॉल्यूम्स जो हैं उनमें काफी ज्यादा एवरेज मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है और एक ब्रेकआउट भी फिलहाल स्टॉक में दिख रहा है। तो अपोलो टायर्स को बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस इसमें 449 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 498 फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। टारगेट 498, स्टॉप लॉस 449 बाय की सलाह है अपोलो टायर्स में। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है और बीटीएसटी ट्रेड्स जो है ढूंढने का हम कोशिश करेंगे और इवेंट्स टू वॉच पे भी रहेगी हमारी नज़र। मिनटों में बाजार ने रफ्तार थोड़ी पकड़ी तो है क्योंकि निफ्टी अब 77 अंक ऊपर और जो हम देख रहे थे कि 25,400 से 500 की रेंज में निफ्टी फंसा हुआ दिख रहा था, अब 25,500 के ऊपर आकर टिकने की कोशिश है। 0.25% से ज्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं निफ्टी में और उससे करीब करीब डबल की तेजी है। निफ्टी बैंक में ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 57,300 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास निफ्टी बैंक है। कोई वीकनेस नहीं है, बाजार थोड़ा साइडवेज था। ट्रेड डील को लेकर कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं, तो थोड़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुई है मार्केट में भी। लेकिन चलिए
3:18 हो गए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं आपको BTST की ट्रेड्स बताने के लिए। अमरदेव जी, ब्रेक से पहले आपने कुछ स्ट्रेटजी बताई, कोई और स्टॉक स्पेसिफिक कोई रणनीति आप शेयर करना चाहेंगे? जरूर, एक और स्टॉक है जिसपे BTST पर्सपेक्टिव से या फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर नजर रखी जा सकती है, और वो है NTPC। तो NTPC में एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है और स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है अराउंड समवेयर अराउंड 330 लेवल्स। और इसमें अभी की बात करूं तो फिलहाल एक लेवल को ऑलमोस्ट इसमें कंसोलिडेशन जो हमें काफी दिनों से देखने को मिल रहा था टुवर्ड्स 338 340 लेवल्स, तो उसके ऊपर ये स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है। तो सस्टेनिंग अबव 340 345 लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 370 375 हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 321 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस 321 का NTPC के लिए, 373 की टारगेट, एक सॉलिड सरकारी कंपनी, इस पर BTST की सलाह आपके लिए अमरदेव जी की तरफ से। राजेश जी, आप बताइए सर, बाजार ने थोड़ी रफ्तार पकड़ तो ली है, हम कह रहे थे कि नहीं इंडेक्स में मूवमेंट नहीं है, अब तो इंडेक्स भी मूव कर रहा है। आप बताइए कि आप कहां पर बुलिश है और क्या BTST देंगे आप? तो देखिए, इंडेक्स तो मूव भी करने लगा और स्टॉक तो ऑलरेडी वैसे ही मूव कर रहे थे। अभी यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स है जहाँ पे हमें BTST पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आ रहे हैं। पहला है पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छा ट्रेड रिवर्सल का बनते हुए दिखा है। पॉलिसी बाजार में जिस तरीके से अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 1890-1900 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 1825 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है IIFL फाइनेंस। यहाँ स्टॉक में देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है IIFL में यहाँ पे जो मूव बना है नियर टर्म चार्ट पे, ये 515 520 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 492 के आसपास। ठीक है, 492 का स्टॉप लॉस IIFL फाइनेंस के लिए, और इसमें आप मूव और बढ़ते हुए देखेंगे। 500 रुपए का भाव है, करीब 3% के आसपास की तेजी है। एक बार और कहां पर मूवमेंट हुआ है बाजार में, जरा वो भी देखते हैं। निफ्टी का लीडर है कोटक बैंक, 3.5%, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं हैं। और अगर गिरने वाले शेयर की बात करें तो टाइटन की गिरावट है 6% से ज़्यादा की। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, यहाँ से प्रेशर आज बिल्ड होते हुए दिख रहा है। एक और शेयर जरा मैं राजेश जी आपसे ना पावर वाला ही पूछूंगा। NTPC तो दे दिया है अमरदेव जी ने, आप जरा NHPC देख के बताएंगे सर, आपको मूवमेंट इसमें दिख रही है आगे, या फिर फंस जाएगा शेयर ये? तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और कंफर्टेबली अब 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है स्टॉक में एक नैरो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज का, तो हमें लगता है जब तक कि अभी 86, 85, 50 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि स्टॉक 92 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, तो नेक्स्ट टारगेट 92 का आते हुए दिख सकता है। 92 का टारगेट, 4.25% की गेंस, और ये तेजी दिन की शुरुआत से ही जो चली है NHPC के लिए, वन साइड अप मूव जो है इस वक्त जारी है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी क्योंकि रिकवरी आई है, मिड कैप और स्मॉल कैप प्लेयर्स में भी कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। टायर स्टॉक्स में CH तो इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से ही अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, लेकिन अब इस लिस्ट में अपोलो टायर भी शामिल हैं। NHPC के ठीक बाद अपोलो टायर हम देख रहे हैं करीब 3% की तेजी, CH में तो 4% का इजाफा, और तेजी अब भी कायम है। अमरदेव सिंह जी, टायर स्पेस, बिकॉज ऑटो बिक्री के डेटा आने के बाद मिक्स बैग ज़रूर थे, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री की अगर बात करें, वहाँ पर जिस तरह हमने अनुमान लगा कर चल रहे थे, हमारी रिसर्च टीम ने जो प्रीव्यूज़ और अनुमान बताए थे, उसी तरह से प्रीव्यूज़, सेल्स और बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। उसके ठीक बाद एंसिलरी पर भी नज़र होनी चाहिए, और टायर स्टॉक्स में मोमेंटम इस वक्त नज़र आ रहा है। ऑटो सेक्टर और साथ साथ ऑटो एंसिलरी पर आपका टेक? ओवरऑल यदि मैं ऑटो एंसिलरी और टायर स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली इनमें हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यदि मैं सपोज ऑटो स्टॉक्स की भी बात करूं और उसमें बजाज ऑटो की बात करूं, तो उसमें फिलहाल कहीं
कुछ वैसा पॉजिटिव ट्रिगर हमें देखने को नहीं मिल रहा, मोर और लेस कंसोलिडेशन में है। इसमें एक तेजी अबव 8500 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि टायर स्टॉक्स में जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स के बारे में मैंने बात भी की, इस 470 474 के ऊपर सस्टेन करता है 470, तो इसमें 5 से 8 पर अब 5 to 10% की रैली अपसाइड बन सकती है, और इसमें काफी अच्छा सपोर्ट अराउंड 420 के आसपास का है। यहाँ पर सपोर्ट भी बता दिए हैं अमरदेव सिंह जी ने, यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। रोहन, रियल एस्टेट सेगमेंट पर आपका एक नज़रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अपडेट्स आए, उसके बाद चुनिंदा एफएमसीजी स्पेस के भी क्वार्टरली अपडेट्स, और अब रियल एस्टेट मेजर्स के भी अपडेट्स एक एक कर आए, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, फीनिक्स मिल्स, ये तमाम के अपडेट्स के साथ साथ ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स इन पर आना शुरू हुए हैं। रियल एस्टेट की अपसाइकिल जो है वो जारी रहेगी, ये तो बात हम करते ही हैं, लेकिन बाजार की कंसोलिडेशन में आज रियल एस्टेट प्लेयर्स का एंट्री का अपॉर्चुनिटी, एंट्री का मौका दे रहे हैं। फीनिक्स मिल्स तो खैर अब भी तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। हमारे क्वांट एनालिसिस के हिसाब से जितने भी सेक्टर में है, ओनली 30% ऑफ द स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव मोमेंटम। सो हमने लास्ट 2022 आफ्टर रशियन वॉर से 2024 तक हमने देखा कि रियल एस्टेट वाज द बेस्ट सेक्टर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन ऑफ ऑल। तो हमको यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा एक ईज आउट ऑफ वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। मे बी 1 or 2 years एक थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्शन इज नीडेड इन इट। वेरी गुड सेक्टर, बट एज ऑफ नाउ ऑन वैल्यूएशन पैरामीटर हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ओके, तो चलिए वैल्यूएशन के लिहाज से फिलहाल कंफर्टेबल लेवल्स नहीं आ रहे हैं। वेट एंड वॉच का नज़रिया ज़रूर बनाकर आप चल सकते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज हम एक्शन देख रहे हैं। रियल एस्टेट मेजर्स में भी मजबूती का रुझान ज़रूर है। अगर पोजीशंस हैं उसे बिल्कुल बरकरार रखें, नई पोजीशंस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ये राय बनती हुई। निफ्टी प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज एशियन पेंट्स के स्टॉक में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। आज ही नहीं, इनफैक्ट सीसीआई के रेडार पर राजेश जी एशियन पेंट्स का स्टॉक आया ज़रूर था, उसके बाद एक डेंट, लेकिन तब भी 18 आवर स्वदेश ने बताया था कि ये डेंट जो है जल्द से जल्द रिवर्स हो जाएगा। एक्सपर्ट्स भी तब आप ही की तरह जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी इसके संकेत दिए थे, और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं ये जो कह सकते हैं मोनोपोली एशियन पेंट्स की एक तरह से अब भी बरकरार है। आज के सत्र में 2% की तेजी, पिछले 5 सेशंस के चार्ट्स भी देखेंगे, मोमेंटम ही है, उस एक डिप को अगर छोड़ दीजिएगा। आपकी राय एशियन पेंट्स पर क्या है? तो देखिए सेक्टर लीडर तो है, और मार्केट शेयर के नज़रिए से भी देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर अपने सेगमेंट में, अपने क्षेत्र में एशियन पेंट का ही है। और एशियन पेंट में जरूर हमने एक बड़ा करेक्शन देखा पिछले दिनों में। अब अगर हम स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट पे देखें, तो एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पिछले 3-4 हफ्तों से लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 2500 के लेवल अगर इसमें क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जिनके पास ट्रेड है, जिन्होंने बाय किया हुआ है, बने रहें। हमें लग रहा है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ये 2500 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। अगर वो होता है तो फिर यहाँ पे 2600 2620 तक की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। तो एट दिस जंक्चर 2450 स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें। होल्ड की राय जो है एशियन पेंट्स के लिए 25,500 का एक बार कॉल पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और अब देखिए मार्केट में जो है एक्शन आ रहा है। पिछले 20 से 25 मिनट में जो हमें एक्शन देखने मिल रहा है, तो शायद आगे जाते हुए कल शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अगर बाज़ार की बात करें तो ऑफकोर्स आज का जो मोमेंटम है पूरा ही फ्लैट था, लेकिन लास्ट 20 मिनट्स में आप देखें तो एक अच्छी रिकवरी जो है देखने मिली है। ब्रॉडर इंडेसेस को लीजिए या हम कह सकते हैं कि बेंचमार्क इंडेसेस को लीजिए, अच्छी रिकवरी जो है दोनों सेगमेंट में आ रही है। ऑलमोस्ट 25,450 लेवल्स के ऊपर का जो है ये सपोर्ट देखा गया है। जल्दी से जो है अमरदेव जी ज़रा बता दें कि अगर स्टॉक पिक लेना पड़े, एक ही स्टॉक पिक हो निफ्टी का, तो कौन सा रहेगा? तो उसमें जरूर कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर रख सकते हैं, बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक बोथ फंडामेंटली और टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। और मैं ये मानता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक में फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव 15 to 20% की अपसाइड देखी जा सकती है।
और ये 2200 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में टुवर्ड्स 2350 2380 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 2600 के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं, और इसका जो सपोर्ट है वो फिलहाल 2100 के आसपास का है। तो लेकिन अब जो है बाजार के क्लोज की तरफ चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके निफ्टी में था, Q1 अपडेट्स है, लेकिन वही दूसरे समय अगर बात करें तो टाइटन में भारी गिरावट आई है और इसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है कि उनका जो ग्रोथ था अनुमान से कम था, सिर्फ 18% का ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया था और उनके पीयर्स देखें तो 25 से 40% का ग्रोथ देखने मिला है। बाजार की बात करें तो लास्ट 30 मिनट्स में जो एक शानदार रिकवरी देखने मिली है और निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स जो हमारे टेक्निकल पिक्स में भी था, एनटीपीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन सारे स्टॉक्स में जो है तेज़ी आई है। निफ्टी लूजर्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पे फार्मा के नेम जो है ज़्यादा देखने मिल रहे हैं और टाइटन जो है इस पैक को लीड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, सिप्ला, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में जो है सेलिंग देखने मिली है। कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे अच्छी बाइंग भी आई है जो इंक्लूड करते हैं एएमसी स्टॉक्स, आपके टेक्सटाइल स्टॉक्स और टायर स्टॉक्स। और अगर बिकवाली की बात करें तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी जो है टूवर्ड्स बेयर ज़्यादा है, लेकिन लास्ट मोमेंट रिकवरी के कारण जो है आपके बेंचमार्क इंडेक्सेस और निफ्टी बैंक दोनों में ही जो है आप क्लोज जो है ग्रीन में होने वाला है। निफ्टी की बात करें तो लगभग 60 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी बैंक के आंकड़े की बात करें तो 300 पॉइंट प्लस से ज़्यादा की क्लोजिंग हुई है। तो बाजार में रिकवरी अच्छा हुआ है, कंसोलिडेशन का माहौल अभी भी है, लगातार 7 दिन से जो है हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ग्लोबल क्यूज़ क्या आता है खासकर कि भारत और यूएस के डील के ऊपर, उस पे जो है बाजार का रुख रहेगा और ऑफकोर्स अर्निंग्स भी रहने वाला है। लेकिन चलिए ये एक्शन पैक शो को जो है हम ख़त्म करते हैं। अमरदेव जी, राजेश जी, रोहन जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन अब जो है क्लोजिंग कॉल को हम समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए हमारे सहयोगी अभिषेक और मानसी और मुझे। धन्यवाद।